तो जो लाइट थी इसको क्या समझा जाता था? लाइट को वेव समझा जाता था। वेव का मतलब क्या है कि इसका कोई मैस नहीं है, ये ऐसे मूव कर रही है। और जो वेव्स है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मोबाइल फोन की जो वेव्स है, कभी आपको उसका मैस फील हुआ होगा? डेफिनेटली कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका मैस नहीं होता। तो लाइट को वेव फील किया जाता था। द फिनोमिना वाज दैट कि ये मेटल रॉड्स के दरमियान जो स्पार्किंग है M1 और M2 के दरमियान, ये बढ़ गई थी जैसे ही लाइट को ग्लो करवाया गया। अब इसकी रीजन जो थी वो साइंटिस्ट के पास उस टाइम पे नहीं थी, बिकॉज इसका आंसर तो क्वांटम मैकेनिक्स में छुपा हुआ था। तो यहाँ देखें तवज्जो से, ये देखें, ये लाइट को जब वो ये इसको मूव करवा रहा है, इस रॉड को, ये उसने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या वाकई ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं या बाहर निकलते हैं जब आप उसके ऊपर लाइट को ग्लो करते हैं। अब ये देखिएगा एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहा है, ये देखिए, ये एक चार्ज रॉड उसके पास देख रहा है, ये देखिए, एक चार्ज रॉड को जब ये गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है फिजिक्स में, तो ये चार्ज सेपरेट हो गए हैं। क्यों सेपरेट हो गए हैं? ये देखें, ये रेड लाइट है। जब ये इसके ऊपर रेड लाइट ग्लो कर रहा है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, चाहे रेड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है। ये देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास वेव्स होती है, जिसमें हमने पढ़ा था वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी है, बाकियों की वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली जाएगी, और रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। इसलिए रेड की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो यहाँ से टकराने के बाद, यानी रेड लाइट जो है वो यहाँ टकरा के तो इलेक्ट्रॉन्स को आउट करवा सके। तो ये देखें जरा एक्सपेरिमेंट को तवज्जो से, दोबारा देखें। अब ये ब्लू लाइट है, ये देखिएगा, ये उसने ब्लू लाइट ग्लो की, और आप देखो ये क्या हो गए हैं, आपस में मैच हो गए हैं। ये देखिए, जब ब्लू लाइट इन पे ग्लो कर रही है तो ये बढ़ गई है इसके अंदर। और ये बढ़ क्यों गई है? रेड लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर ब्लू लाइट ग्लो करवाएंगे, देखिए रेड लाइट जितनी मर्जी इंटेंसिटी की करें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इस पे ये ब्लू लाइट ग्लो करवा रहे हैं तो ये मूवमेंट हो रही है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं लास्ट टाइम भी ढूंढ रहा था ये वीडियो, अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रही थी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? एनी वन ऑफ यू जिसको जी आवाज सर। है? जी, ये मैंने कहा था, जो क्वांटम को समझना चाहता है ना सही मानों में, वो इस वीडियो को जरूर देखे। अच्छा जी, खैर यही हमारे पास सूरज से वेव्स आ रही हैं, और आज उन्हीं वेव्स को आप यूज करते हैं फॉर द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लास्ट टाइम तक ये चीजें डिस्कस की थी। आज हम लोगों ने जो अपना टॉपिक डिस्कस करना है, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे सिलेबस के जो हमने लास्ट टाइम तक टॉपिक कवर किए थे, इनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, को मैंने आपको ग्रुप में वैसे भेज दिया था। बोहर मॉडल भी पढ़ लिया था। वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को भी हमने पढ़ लिया था। डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस था। अच्छा, ये मैं आपको वेव एंड पार्टिकल नेचर की भी वीडियो दिखा दूँ, ये तवज्जो से देखिएगा, ये बहुत जबरदस्त किस्म की वीडियो है जो आपको वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में भी बताएगी इंशाल्लाह। यहाँ से वो आए, ये देखें, जो वेव्स है ना वो एक दूसरे के साथ मीट करती हैं। उनका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जो ये भाई साहब बता रहे हैं। ये देखें, ये वेव पैटर्न है, वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती है। यहाँ देखें, जब वो पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करता है, ये इलेक्ट्रो इसको स्टार्ट करा जी, ये रिपल टैंक है। जस्ट थोड़ा मैं उस पॉइंट तक आ जाऊँ। पॉइंट जी, ये देखिएगा,
जो वेव्स हैं जब आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो वेव्स का एक पैटर्न जनरेट होता है। देखें, वेव निकल रही है यहाँ से, लेकिन वो ऐसे बढ़ती जा रही है, और फिर यहाँ से जो वेव निकल रही है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास एक, तो ये तीसरा पैटर्न सेंटर वाला सबसे ज्यादा वाइड होता है। सबसे ज्यादा वाइड जो पैटर्न है वो ये सेंटर वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वेव्स है। अच्छा, तो खैर अब जरा यहाँ पे तवज्जो देंगे थोड़ी सी। देखें, ये वेव्स जनरेट हो रही है, ये है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो वेव्स की वजह से क्रिएट होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैथ है, ये देखें, यहाँ वो कंसीडर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये देखें, ये है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, अगर आपको नजर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक अ वेव। ये देख रहे हैं आप, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न कर रहा है। ये चीज हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल इस जगह से गुजरेगा वो जाके इस जगह हिट करेगा, जो पार्टिकल यहां से गुजरेगा वो जाके इस जगह हिट करेगा, और इन दोनों पार्टिकल्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये पार्टिकल यहाँ होना चाहिए, ये पार्टिकल यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्या ये पार्टिकल्स आपको इस पूरे पैटर्न पे यूं नजर आएंगे? ये वेव का फिनोमिना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा गया था, जो यंग्स डबल सॉरी जो डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था और डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस था, तो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि पार्टिकल जब क्वांटम साइज के चले जाते हैं, यानी जब आप लोग नैनो में चले जाते हैं, तो नैनो साइज पार्टिकल्स जो हैं, सॉरी नैनो साइज कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपके पास बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है जैसे, या इस तरह के पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स हैं आपके पास, तो इन सारों के अंदर ये पैटर्न जनरेट होते हैं। खैर, तो ये आपने एक छोटी सी थ्योरी याद रखनी है। इस यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम ऑनवर्ड बढ़ सकते सर ये लास्ट वाली बात काइंडली रिपीट कर दें। हैं। कौन ये सी? अभी जो आपने बताई है, वो लाइन बनाई थी आपने मैं ये बता रहा था स्क्रीन के कि ऊपर, अगर वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब देखिए कि ये एक स्पेस है ना, मैं यहाँ से कोई पत्थर फेंकूं छोटा सा, जो पत्थर यहाँ टकराएगा वो तो यहीं गिर जाएगा, जो पत्थर यहाँ टकराएगा वो यहाँ गिर जाएगा, और जो पत्थर यहाँ टकराएगा वो यहाँ गिर जाएगा। पत्थर मूव कौन सा करेगा? जो यहाँ पर है, और ये मूव करते करते एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए कोई पत्थर यहाँ टकरा सकता है, और यहाँ वाला जो पत्थर होगा वो यहाँ टकराएगा। इस पत्थर का इस पत्थर के साथ कोई ताल्लुक होगा? बताएं। नो सर, नो सर। ये पार्टिकल नेचर होती है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मैस है दैट इज इक्वल टू 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम है। चाहे बहुत कम है लेकिन मैस तो है। तो मैस जो प्रॉपर्टी है, यानी इसको पार्टिकल कहेंगे, और पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हिट करते हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अब मैं आपको पत्थर मारूं, सपोज आप ये बैठे हुए हैं, आई एम सो सॉरी, मैं एग्जांपल जरा और सी दे रहा हूँ, कि मैं आपकी तरफ पत्थर फेंकता हूँ, नहीं, और यहाँ पर, चलिए ये पिंक से बन गई है, ये कोई बड़ी शर्मीली सी लड़की यहाँ बैठी हुई है, तो पत्थर पत्थर जो की जगह आपको आप मार फूल रहा ले हूँ, लें सर, फूल की बात कर रहे हैं। आपको मैं फूल तो नहीं मार सकता, हाँ गोभी का हो तो मार। एनीवेज, चले जी, मैंने फूल मारा आपकी तरफ, तो ये फूल आपको टकराएगा, इनको तो नहीं मिल सकता। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं फूल आपकी तरफ फेंक रहा हूँ और ये मोहतरमा कह रही हूँ कि आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? बिकॉज आप, फूल की जो नेचर है दैट इज अ पार्टिकल लाइक नेचर। हाँ, जब मैं वेव की बात करूंगा तो वेव्स ऐसे आएंगी। अब जब वेव आएगी
तो वेव दोनों को इफेक्ट करेगी। जैसे साउंड वेव है, आपने देखा होगा, आपको भी आवाज आ रही है, इनको भी आवाज आ रही है, कोई धमक आए तो आप पे भी इफेक्ट आएगा, इन पे भी इफेक्ट आएगा। ये वेव नेचर है। तो पार्टिकल नेचर होती है टू द पॉइंट। गोली एक की तरफ हिट की जाए और वो दूसरा गए मुझे गोली लग रही है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई तो इलेक्ट्रॉन्स यूं चलते हैं आपस में। ये है इलेक्ट्रॉन का पैटर्न। और इस इलेक्ट्रॉन का जो दूसरी तरफ से आ रहा है, डेफिनेटली उसका पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स यूं चलते हैं, तो जहां जहां पर ये आपस में मिलते हैं वहां वहां पे इंटरफेरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव लाइक अ वेव, हिट लाइक अ पार्टिकल। ये आपके पास है। ये बात समझ आई आपको? जी आ गई है सर। ओके, तो यहाँ से हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग हमने कर लिया था। यहाँ से ना आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इंशाल्लाह होपफुली इस चैप्टर को आज वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पर आ जाती हैं आइगन वैल्यूज। सॉरी, मैं इससे पहले आपको जरा ऑपरेटर पढ़ा दूं। वैसे तो आपको सिर्फ इनके नाम ही पूछे जाएंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैं जरा आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर्स हैं क्या। एक ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले दो किस्म के हमारे पास पार्टिकल्स हैं। एक है मैक्रो बॉडीज जो बड़ी हैं, एक है माइक्रो बॉडीज जो बड़ी स्मॉल है। जब मुझे किसी मैक्रो बॉडी के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है, से मैं इस मैक्रो बॉडी का मोमेंटम देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस मैक्रो बॉडी का मोमेंटम देखने के लिए एक इक्वेशन पुट कर दूंगा, p इज इक्वल टू एम। इसके मास और इसकी वेलोसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मैं मोमेंटम देखना चाहता हूँ एक ऐसी बॉडी का जो बहुत छोटी है, जो माइक्रो बॉडी है, तो मैं इसका मोमेंटम उस तरह से नहीं फाइंड कर सकता जैसे मैं मैक्रो बॉडी का फाइंड कर सकता। अब मैंने इक्वेशन यही यूज करनी है, लेकिन मुझे इस इक्वेशन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है। जब मैं इस इक्वेशन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइक्रो बॉडीज के लिए वो इक्वेशन बनेगी। यानी अगर मैं मैक्रो बॉडी से माइक्रो बॉडी में जाता हूं, तो जो मेरी इक्वेशन मैक्रो बॉडी पे अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली कभी भी माइक्रो बॉडी पे अप्लाई नहीं होगी, बल्कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके ऊपर एक ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है आपको? अब ऑपरेटर्स की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स हैं कौन 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 से। यहाँ पर जो लेट मी सी कि हमारी बुक में जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं उनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आ रहे हैं। इसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जस्ट फॉर अ मिनट, मुझे जरा ऑपरेटर्स। अच्छा, इसमें आपके पास जो पहला ऑपरेटर है उसको हम नाम देंगे लीनियर ऑपरेटर। ये पहला ऑपरेटर है जो हम अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर एक्चुअल क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर दी ऑपरेटर्स, तो आप कहेंगे ऑपरेटर्स एक ऐसा एक ऐसा फंक्शन है जो किसी मैक्रो बॉडी इक्वेशन पे अप्लाई किया जाता है ताकि उसको किसी मैक्रो माइक्रो बॉडी पे अप्लाई किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑपरेटर की बात करता हूँ जिसका मतलब है, जिसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये लीनियर की कैटेगरी में जाएगा।
किसी ने मैथ्स पढ़ा हुआ है बीएससी में? एनी वन ऑफ यू जिसने मैथ पढ़ा सर हो? मैं ये जो मतलब ये जो इसके ऊपर अप्लाई होती थी मैथ, ये बताया आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ और फिजिक्स? जी सर मैंने पढ़ा हुआ। गुड। अच्छा, मैथ्स में एक चीज होती है डी ओवर डी एक्स, एक चीज होती है कर्ल ओवर कर्ल एक्स, एक चीज होती है सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स। इसका डिफरेंस पता है आपको? ये फिजिक्स की मैकेनिक्स में भी अप्लाई हो रहा होता है, अगर आपको याद हो तो। जी, जफर भाई ने पढ़ा हुआ है शायद। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। चलें, ये तीनों डिफरेंट ये बात तरह पता के कि ऑपरेटर्स हैं। जब आप इस ऑपरेटर को अप्लाई, इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, इन सब में आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज आती है। मुख्तलिफ वैल्यूज का मतलब ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो तो आप कर्ल ऑपरेटर यूज करते हैं, कर्ल वाला यूज करते हैं डिफरेंशियल साइन। अगर लार्ज वैल्यूज हो तो डिफरेंशियल साइन यूज करते हैं। कभी मैं मजीद इनकी डिटेल्स डिस्कस करूंगा। जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है उनको बड़ी अच्छी तरह ये चीजें आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्योंकि स्टडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि हमें समझ नहीं आती। खैर, तो लीनियर ऑपरेटर में हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात करते हैं। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है? हम डी बाई डी एक्स कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3। अब ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये अप्लाई किस फैशन में होगा? ये लीनियर फैशन में अप्लाई होगा। हर ऑपरेटर के अपने रूल्स हैं और हर ऑपरेटर के अपने रूल्स के बाद आप उसको स्पेसिफाई करते हैं उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैंने ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करना है तो मैं इसमें कौन सा रूल याद रखूंगा? मैं इसमें एक रूल याद रखूंगा, अगर मैं किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं जिसकी पावर n है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस n को बाहर लिखूंगा, x को वैसे ही रहने दूंगा और जो ये पावर है उसमें से एक माइनस कर दूंगा। मिसाल के तौर पे इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, d ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर 4 है। पहले इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इसी लीनियर फैशन में हम इसको अप्लाई कर देंगे दूसरी वैल्यू के ऊपर। अब देखिए, ये जब ऑपरेटर अप्लाई होगा तो 4 बाहर आ जाएगा, एक्स वैसे ही, और 4 माइनस 1 प्लस 3x3 - 1। आपने जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ उनको पता है कि इसके बाद ये भी आता है, लेकिन क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं इसलिए हम इसको 1 नहीं लिखते हैं, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं। जी, जिसने कुछ थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा हुआ है उसको समझ आ रही होगी, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो कंफ्यूज ना हो। जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ वैल्यूज आए। अच्छा, मैंने ऑपरेटर अप्लाई किया और ऑपरेटर लीनियर फैशन में अप्लाई किया। जब ये ऑपरेटर अप्लाई हुए तो मेरे पास कुछ वैल्यू आई। अगर मैं इस वैल्यू को, जो ये लिखी हुई है 3x x4 + x3, डायरेक्ट मैक्रो बॉडी से माइक्रो में लेकर जाता तो इसने काम नहीं करना था। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगा दिया तो अब वो जो है वो माइक्रो बॉडीज के अंदर भी रिजल्ट दे सकती है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर दो ऑपरेटर्स जो हैं वो मैं लिख देता हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। आ, समझाने से ज्यादा आपको क्योंकि याद रखने हैं ये, आई डोंट वांट कि आपका उस तरह टाइम वेस्ट हो। अदरवाइज हम इन दोनों ऑपरेटर्स के ऊपर एक लेक्चर करें तो वो भी कम है। एक है लेप्लेसियन ऑपरेटर। जी, कोई फिजिक्स वाला है तो जरा मैदान में आए, जिसने कोई फिजिक्स पढ़ी हो। थोड़ी सी फिजिक्स की बातें करनी है। एनी वन ऑफ यू जिसने फिजिक्स को पढ़ा हुआ है
बीएससी लेवल तक। मैं भाई क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता कि मैं आपको कोई नॉलेज जज कर रहा होता हूँ, उससे ये होता है कि जरा एक दूसरे से गुफ्तगू होती है तो कई चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं आपके। खैर, लेप्लेसियन ऑपरेटर का जो साइन है इसको हम यूं, एक डेल्टा होता है उल्टा सा, इसका स्केयर ले लें। लेप्लेसियन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू कर्ल ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल ओवर कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल ओवर कर्ल वी स्क्वायर। अच्छा, अब कोई आप में से ये जज कर सकता है कि ये ऑपरेटर है क्या और इसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एनी वन ऑफ यू? चलो, एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, ये मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, या ये मूव कर सकता है z एक्सिस। मैंने अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम कहेंगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, या हाफ एम वी जी स्क्वायर। जी ऐसे ही होगा, जिसकी आपने जिस तरफ उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये तो आता है ना सबको? हाँ जी। अच्छा, यस सर, यस सर। अच्छा ये बताएं, ये तो एक मैक्रो बॉडी की बात कर रहा है। अगर मैं माइक्रो बॉडी की बात करूं जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में नहीं चलता? जी बताएं। चलेगा। नहीं चलता? चल सकता है सर। चल अगर सकता है सर। अगर आप कहेंगे नहीं चलता तो फिर मुझे ये बनाना पड़ेगा पी एक्स। ये केमिस्ट्री तो सबको आती है कि पी एक्स एक्सिस में मूव करता है। अब ये जो पी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो क्या ये पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है? ये वेव की तरह मूव कर रहा नो है? सर, वेव की तरह मूव करेगा, अच्छा, क्रस्ट और ट्रबल। इसी तरह वो लाइक अ वेव। वाई एक्सिस में भी मूव करेगा। अब इसकी डायरेक्शन में भी इसकी वेव है, पी वाई हो या ये पी एक्स हो। अब आप इस इलेक्ट्रॉन की एक्स वाई की मूवमेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आर यू एबल टू अप्लाई हाफ एम बी स्क्वायर ऑन दिस मूवमेंट? नो। तो फिर हमें इसकी डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी डायरेक्शन के लिए किसी ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा। क्या कर दिया किसी? तो इस तरह की जो आपकी इक्वेशन जो आती हैं इनके लिए आप लोग ऑपरेटर यूज करते हैं जो डायरेक्शंस को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल ये याद रखें। इसकी और बड़ी मजेदार डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि उसके लिए 2 लेक्चर्स भी कम है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। याद रखिएगा, मुझे किसी बंदे ने एमएससी में ये चीजें इस तरह से नहीं पढ़ाई गई थी, या हमें कभी भी नहीं पढ़ाई थी। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर क्रिस्टी एंड इवन वो ठीक है बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन ही वाज लाइक नॉट एबल एट दैट टाइम कि वो भी हमें, हाँ ग्रुप थ्योरी उन्होंने हमें जरूर पढ़ाई थी। दैट इज अनदर थिंग, वो एक एक्सटेंसिव लेवल की थ्योरी है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है, इनकी मूवमेंट जब इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट करनी है तो हम लेप्लेसियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अच्छा, जस्ट फॉर अ मिनट। हैमिल्टोनियन, और इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में हम क्या सीखेंगे? इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में हम ये चीज सीखेंगे कि अगर हमारे पास उसकी मूवमेंट हो
और उसकी मूवमेंट को आपने उसकी पोटेंशियल यानी उसके मोमेंटम से रिलेट करना है, पी से रिलेट करना है, तो आप इस किस्म की इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी मैथमेटिकली और ड्राइव्ड इक्वेशंस हैं। ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके थ्योरेटिकल ऑपरेटर्स में शुमार होते हैं, और आप इन ऑपरेटर्स की मदद से मूवमेंट चेक करते हैं या वर्किंग चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की या किसी भी चीज की जो क्वांटम लेवल पे होती है। डेल स्क्वायर प्लस पी। मैं यहां से उस इक्वेशन की तरफ जाऊंगा जिससे आप लोग सब फेमिलियर हैं। बड़ी मशहूर जमाना इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जाने से पहले आपको ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और याद रखें, जब आप इसको क्वांटम में लेके जाना चाहते हैं तो आपने इन ऑपरेटर्स को याद रखना है। लाइक आपको ये पता होना चाहिए। अब मॉडल ऑफ एटम की बात करूंगा मैं, और फिर मैं जाऊंगा श्रोडिंगर की तरफ। ऑपरेटर्स अभी मैंने पढ़ाए हैं, अभी ऑपरेटर से अगला काम भी करते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग सबसे पहले समझेंगे मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से प्रोसीड होती है। हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कैसे कंसिडर करते हैं, देखते हैं। ये एक्चुअली पिछले लेक्चर का एक क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि सारे दोस्तों को याद रहे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किस तरह की चीजें थी वो डिस्कस की। हमने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट देखा था रदरफोर्ड का। इन दैट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्या कहा था? सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं रदरफोर्ड। और अगर आपको याद हो कि रदरफोर्ड से पहले भी एक मॉडल मैंने आपको बताया था, वो कौन सा था? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, ठीक हो। प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो क्या कहता था? प्लम पुडिंग मॉडल एक एटम को इस तरह से देखता था कि वो एक कवर्ड जैसे तरबूज है। प्लम पुडिंग के मुताबिक एटम एक तरबूज की तरह है, और उस तरबूज में जैसे बीज होते हैं ना, ऐसे, ये तो कोई अफ्रीकन औरत सी बन रही है। चलें, तो जैसे ये बीज है, ऐसे इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे रहते हैं। इस प्लम पुडिंग मॉडल को खत्म किया रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी पेश करके, और रदरफोर्ड के मुताबिक ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने बताया कि एक डेंस न्यूक्लियस मौजूद है अराउंड दी सॉरी इन एन एटम, और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं इस तरह। अच्छा, एलिगेशन क्या था कि वो तो गिर जाएंगे। इसमें मैंने स्पेक्ट्रास भी डिस्कस किए थे आपसे। इन भाई साहब को करेक्ट करने का बेड़ा उठाया बोहर ने। ही वाज जस्ट 26-27 इयर्स ओल्ड जब इन्होंने किया था, एंड ही वाज वेरी गुड फुटबॉलर। लाइक इसका जो भाई था बोहर का, वो नेशनल टीम में एज अ गोलकीपर काम लाइक जॉब करता था, और वो एक मैथमेटिशियन था। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जी आप अगर पढ़ाइयाँ करनी है तो फिर आप ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। हाँ, हमारे मुल्क में जो रट्टे सट्टे लगाने होते हैं हमने, उसके लिए तो मुमकिन नहीं। इन भाई साहब ने आके रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव किया। इन्होंने कहा भाई एक सेंटर में डेंस न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। डेफिनेटली यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस ही थे,
यहाँ पर भी उसने पॉजिटिव चार्जेस ही कंसिडर किए थे, लेकिन उसने क्या कहा कि ये इस तरह से नहीं है, बल्कि इसके विद क्वांटाइज्ड शेल्स है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्वांटाइज्ड का कॉन्सेप्ट बताया था कि फिक्स एनर्जी होगी। याद हो आपको, मैंने कहा था कि आइंस्टाइन ने क्वेश्चन पूछा था अपने टीचर से, और फिर मैंने वो लेजेंडरी आंसर भी आपको बताया था जो आइंस्टाइन के टीचर ने दिया था। तो ये मॉडल था बोहर का। बोहर ने इस मॉडल में ना सिर्फ इसने रेडियस निकाला, इसने हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाला सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो जो रेडियस था वो था 0.529 ऑंगस्ट्रॉन। इसी तरह इन्होंने एनर्जी भी निकाली जो कि थी 1313.315 किलो जूल्स पर मोल। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना हो हाइड्रोजन से तो इतनी एनर्जी आपको चाहिए। इनका बेड़ा गर्क थोड़ा सा इनके मॉडल का हाइजेनबर्ग ने किया, और हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि जी अगर आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठा कैसे देख सकते हैं। तो यहां से हाइजेनबर्ग साहब आए, और हाइजेनबर्ग ने रिजेक्ट किया इनका मॉडल, और अपनी जो उनकी थ्योरी थी उन्होंने पेश की, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, और उसने ये बता दिया कि आप एक ही टाइम पे उसके सर्कुलर ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं कर सकते एक ही टाइम पे, और ना ही आप उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट एनर्जी कितनी है। अगर आप उसके एनर्जी को निकालने में कामयाब हो गए हैं तो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, तो ये नॉट पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं। याद रखिएगा, बोहर को भी नोबेल प्राइज मिला था इसके इस काम पे, और हाइजेनबर्ग को भी नोबेल प्राइज मिला था। ये बड़े अच्छे लोग थे, एक थ्योरी देता था दूसरा रिजेक्ट करता था, दोनों ही प्राइज लेते थे। अच्छा, ये आ गया हमारे पास हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग के बाद जो मॉडिफिकेशन की गई वो थी सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन। मैं जस्ट इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। और सोमरफील्ड ने जो चीजें मॉडिफाई की थी वो क्या थी। सोमरफील्ड ने मॉडिफिकेशंस की, और उसने ये कहा कि जैसे आप कंसीडर करते हैं ना शेल्स को, शेल्स की शक्ल ऐसी नहीं है, बल्कि शेल्स कुछ इस शक्ल के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका डेंस न्यूक्लियस है, सपोज उसने कहा ये डेंस न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, उसने दो एक्सिस का कॉन्सेप्ट दिया था कि उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं एलिप्टिकल पाथ के अंदर। ऐसे फिल्म में बना था आपने देखा होगा कई बार एटम का मॉडल इस तरह का, लाइक ऐसे हल्का सा बना होता है। ये मॉडल था सोमरफेल्ड का। और फिर आगे हमारे और आपके चहीते जो श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। अभी लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा तो मैं दूसरा लिंक भेजूंगा और हम श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन में चीजों को कैसे देखा था वो हम इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। इस मीटिंग को एंड होने देते हैं और फिर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं।